जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि आज का टॉपिक है गढ़वाल का परमार वंश या फिर इसे पंवार वंश भी कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है और हम आजकल लगातार उत्तराखंड सीरीज की वीडियोज आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने उत्तराखंड के प्राचीन वंश में प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल देखा। उसके बाद हमने उत्तराखंड के प्राचीन वंशों की बात करी थी, उसमें कुलिंद वंश आपने देखा, करतरपुर राज्य आपने देखा और उसके बाद आपने कार्तिकेयपुर राजवंश देखा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग लगभग हमने देखा कि किस तरीके से 7वीं शताब्दी से और 10वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके से कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पर रहा और उसने विभिन्न प्रकार से यहाँ पर राज्य किया। जब उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का जब मतलब अवसान हुआ, तो ये कह सकते हैं कि बहुराजकतावाद यहाँ पर विशेषकर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। और हमने ये देखा था कि यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद विभिन्न प्रकार के गढ़, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप छोटे छोटे राजाओं ने राज करना शुरू किया और असंगठित रूप से गढ़वाल क्षेत्र विभिन्न प्रकार के गढ़ों में बट गया था। कहा जाता है कि गढ़वाल में कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद 52 छोटे छोटे गढ़ हो चुके थे और तभी यहाँ पर एक नया वंश उभर कर आता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पंवार वंश या फिर परमार वंश के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र है, यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में दो मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो जो गढ़वाल मंडल है उसमें एक वंश ने राज किया काफी समय तक, ये भी कह सकते हैं कि 1950 ईस्वी तक यहाँ पर क्या रहा, पंवार वंश का शासन रहा था उत्तराखंड में। तो ये कह सकते हैं कि इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि 888 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक का कार्यकाल गढ़वाल वंश का रहा। भले बीच में बहुत सारी समस्याओं का सामना इस वंश को करना पड़ा था। गोरखा शासन यहाँ पर आया, उसके बाद अंग्रेजी शासन यहाँ पर आया। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ स्रोत जो हमारे जो प्रारंभ के जो राजा थे उनके बारे में कोई स्रोत यहाँ पर मिलते नहीं है। एक्चुअली कनकपाल एक राजा थे इसमें, और उसके बाद सीधा 37वें राजा अजयपाल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बीच के राजाओं का कोई वर्णन, ज्यादा साक्ष्य हमें मिले नहीं है हमारे इतिहासकारों को, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गढ़वाल का पंवार वंश दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखेंगे और आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है दोस्तों, आप उसे क्या कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे, साथ ही साथ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको मतलब एक नोट्स बनाने में आसानी हो सके। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने संकलन किया हुआ है यहाँ पर, और उन्हीं को मैं आपके बीच में यहाँ पर आकर के चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं गढ़वाल का पंवार वंश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब पंवार वंश की हुई थी तो इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने मत हैं दोस्तों। इसमें कहा जाता था कि जो पंवार वंश था ये प्रारंभ में सामंत हुआ करते थे किसके, कार्तिकेयपुर राजवंश के। लेकिन जब शासन ढीला पड़ गया कार्तिकेयपुर राजवंश का, तो इन्होंने विभिन्न प्रकार से क्या करना शुरू कर दिया, अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने, जिन्हें कि गढ़ कहा जाता है यहाँ पर। और 52 गढ़ों का यह राज्य बना था एक, जिसे कि गढ़वाल कहा गया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो जनश्रुतियों के अनुसार, जो लोगों की बातों के अनुसार क्या कहा जाता है कि 787 ईस्वी में गुजरात के धार मालवा क्षेत्र का राजकुमार, ठीक है, जिसका नाम क्या था, कनकपाल था, उत्तराखंड की यात्रा पे आया था। एक्चुअली वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार इन जगहों की यात्रा करना चाहता था, और वो उत्तराखंड की यात्रा पर आया था, जिसका नाम क्या था, कनकपाल था दोस्तों। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आया तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पर 52 गढ़ थे दोस्तों। ठीक है, तो 52 गढ़ों में से एक गढ़ था चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़। ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली गढ़ भी था।
तो जो चांदपुरगढ़ के जो उस समय के राजा थे, क्योंकि अगर आप विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ोगे वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की कहानियां मिलेंगी, और विभिन्न प्रकार के विद्वानों के विभिन्न प्रकार के क्या माने मिलेंगे आपको, मत मिलेंगे। लेकिन जो ऑथेंटिक मत जो फाइनली जो माने गए हैं, उन्हीं मतों को मैं यहाँ पर लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो जो चांदपुरगढ़ था दोस्तों, उस चांदपुरगढ़ का जो राजा था वो था भानु प्रताप। याद क्लियर रखिएगा आप लोग, भानु प्रताप चांदपुरगढ़ का राजा था। उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया, कनकपाल से करा दिया। ठीक है, कनकपाल से अपनी पुत्री का, देखो चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप था। अब इसका मतलब ये है कि जो पंवार वंश है वो उससे पहले भी उसमें राज हो रहा था, लेकिन क्या पंवार ही थे या फिर कुछ और थे, ठीक है ना। तो ये कहना इसके साक्ष्य पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भानु प्रताप की जो पुत्री थी, जो भानु प्रताप जो था वो चांदपुरगढ़ का क्या था, राजा था। उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया, गुजरात का जो राजकुमार उत्तराखंड की यात्रा पर आया था, जिसका नाम की क्या था, कनकपाल था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपना क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और उसके बाद अपना खुद ही वो भानु प्रताप कहाँ चले गए थे, वानप्रस्थ यानी कि बद्रिकाश्रम चले गए थे, कहा जाता है। ठीक है, तो भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करा और कनकपाल को क्या बना दिया, यहाँ का राजा बना दिया चांदपुरगढ़ का। तो इसलिए जो ये पंवार वंश है उसका जो संस्थापक है किसे कहा जाता है, कनकपाल को कहा जाता है। तो अगर आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि पंवार वंश का, गढ़वाल के पंवार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो आप कहेंगे कनकपाल। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न तो आपका यहाँ। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कनकपाल के बाद लगभग 36 राजाओं के शासनकाल के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, और जो मिलती भी है तो उनमें प्रमाण उतने ठोस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उन पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का मकसद है वो ये है कि जो आपके सामने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, और परीक्षाओं में वही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जो ऑथेंटिक होते हैं। इधर उधर की कहानियों पर कोई प्रश्न नहीं बनते हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैं वही पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं। तो कनकपाल को संस्थापक कहेंगे आप पंवार वंश का। उसके बाद उसके बीच के जो 36 राजा हैं दोस्तों, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है ना, जो 37वें राजा हुए, अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 37वें शासक अजय पाल को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के सामने जैसे ही चर्चा कर चुका हूं कि गढ़वाल जो क्षेत्र था वो 52 गढ़ों में विभक्त था, और एक्चुअली जो ये अजय पाल थे 37वें शासक थे गढ़वाल पंवार वंश के, इन्होंने क्या किया, इन 52 गढ़ों को क्या कर लिया था, जीत लिया था, और गढ़वाल को एक क्या दिया, स्वरूप दिया। तो जिस कारण से इसे गढ़भूमि या फिर गढ़वाल क्षेत्र कहा गया, और वास्तविक रूप से संस्थापक किसे कहा जाता है, अजय पाल को कहा जाता है। तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे, यहाँ पर से दो प्रश्न बन जाते हैं कि पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कनकपाल था। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे अजयपाल को माना जाता है। और इसी के टाइम ये कौन से नंबर का था, 37वें नंबर का था। क्यों माना जाता है अजयपाल को, इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि उसने गढ़वाल क्षेत्र के समस्त 52 गढ़ों को विजित कर एक विस्तृत राज्य की स्थापना की, जिसे कि गढ़भूमि कहा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अजयपाल का आपके सामने क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1512 में इसने यानी कि अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की। ठीक है दोस्तों, मतलब ये देवलगढ़ आपका श्रीनगर के समीप है। ठीक है, उसके बाद देवलगढ़ स्थानांतरित की। उसके बाद 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में इसने राजधानी को अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित की। तो इसने दो जगह राजधानी, पहले तो इनकी पंवार वंश की राजधानी जो थी वो चांदपुरगढ़ थी। ठीक है, उसके बाद देवलगढ़ लाई गई 1512 में। ठीक है, किसके द्वारा, अजयपाल के द्वारा। और अजयपाल के द्वारा ही 1517 ईस्वी में कहाँ लाई गई राजधानी, श्रीनगर। क्योंकि श्रीनगर पूरे गढ़वाल का केंद्र था, इसलिए पूरे राज्य की निगरानी करना यहाँ पर से मतलब सुविधा युक्त था। इसलिए अजयपाल ने क्या किया, राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित किया। तो चांदपुरगढ़ की प्रारंभिक राजधानी तो चांदपुरगढ़ में थी पंवार राजाओं की। उसके बाद राजधानी कहाँ बनती है, देवलगढ़ बनती है 1512 ईस्वी में। उसके बाद 1215 ईस्वी में 1517 ईस्वी में कहाँ पे बन जाती है राजधानी,
श्रीनगर में स्थापित। और श्रीनगर किस नदी के तट पर है, ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखोगे कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, जो आगे के वर्षों में पंवार राजाओं की राजधानी रही, श्रीनगर राजधानी रही। उसके बाद दोस्तों आप आगे भी देखोगे वीडियोज में कि किस प्रकार से टिहरी भी राजधानी जाती है। ठीक है ना, लास्ट में उनकी राजधानी टिहरी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वास्तविक संस्थापक की बात करी, अजयपाल की बात करी, और उसने राजधानी को परिवर्तित किया था देवलगढ़ से, फिर श्रीनगर ले गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप क्लियर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बात करें कि उसके बाद जो 37वें राजा के बाद अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने लेके आया हूं, इसलिए आप थोड़े से पॉइंटों पर ध्यान देंगे। ठीक है, 43वें राजा बलभद्रपाल, ये बलभद्रपाल 1575 ईस्वी में शासक बने थे। ठीक है, लगभग ये जो सन है दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये माने गए हैं लगभग आप इसके आसपास में बने होंगे। ठीक है ना, जो विद्वानों ने, तो इसलिए इन चीजों को एग्जैक्ट ना मानिएगा आप, लेकिन बलभद्रपाल को मानिएगा कि बलभद्रपाल राजा बना था। ठीक है, और इसने दिल्ली के बादशाह द्वारा शाह की उपाधि धारण की थी। तो कई लोग कहते हैं कि बहलोल लोदी ने इनको शाह की उपाधि दी थी। ठीक है ना, तो और कई कुछ कहते हैं, तो इसलिए आप ये कह लीजिए कि दिल्ली के बादशाह द्वारा शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात पंवार वंश के सभी शासकों के नाम के पीछे क्या आ जाता है, शाह लगाया उन्होंने। उसके बाद के राजा यानी कि शाह, पंवार राजाओं के पीछे शाह किस राजा के बाद लगा, तो 43वां राजा बलभद्र पाल के नाम के बाद लगा, बलभद्र पाल। तो इसने बलभद्र शाह अपने आप को कहा था। ठीक है दोस्तों, तो शाह की उपाधि किसको मिली थी, तो बलभद्र पाल को मिली थी, जो कि 43वें राजा थे। इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। इसके पश्चात मानशाह, देखिए दोस्तों अब उसके बाद राजाओं के पीछे शाह शब्द आने लग गया है, तो इसके पश्चात मानशाह शासक बने। मनोदर काव्य, जो कि किसके, इसके रचनाकार कौन थे, भरत कवि। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है यूपीएससी की और सॉरी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में, कि मनोदर काव्य के रचनाकार कौन है, तो वो है भरत कवि, और इसी के दरबारी थे। वो किसके दरबारी थे, मानशाह के दरबारी थे दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि मानशाह भरत कवि, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि भरत कवि किसके दरबारी थे। तो ऑप्शन में आपके पास कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे, मानशाह के दरबारी थे। ठीक है, और मनोदर काव्य किसने लिखा है, तो भरत कवि ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसी जो ये मानशाह है, इसी के समय में लक्ष्मी चंद, अब आप एक इसके बाद का जो वीडियो देखोगे आप, कुमाऊं के का जो चंद राजवंश था, तो कुमाऊं में एक वंश चल रहा था चंद वंश, उसके शासक लक्ष्मी चंद ने लगभग गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मी चंद ने किस गढ़वाल पंवार शासक के शासन में भारत उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र पर 8 बार आक्रमण किए, तो आप कहेंगे मानशाह के शासनकाल में, मानशाह के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब मानशाह के बाद इसके पश्चात महिपति शाह शासक बना। इसके समय में रिखोला लोदी के नेतृत्व में गढ़वाली सेना ने तिब्बत पर आक्रमण किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिखोला लोदी इतने इंपॉर्टेंट नाम है उत्तराखंड के इतिहास में। रिखोला लोदी एक सेना नायक था, किसका, महिपति शाह, महिपति शाह का सेनापति था। इसने क्या किया था, कहा जाता है कि दिल्ली से ये शासन को उखाड़ करके गढ़वाल लाया था। तो एक्चुअली उस समय तो मुगल शासन था और जहांगीर राजा था उस समय। तो जहांगीर इसकी मतलब बहादुरी से इतना ज्यादा खुश हो गया रिखोला लोधी के, कि उसने इसको अपना सेना नायक बनाने का न्योता दिया था, लेकिन रिखोला लोधी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था, रिखोला लोधी का एक ही कथन था कि मेरा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल की रक्षा करने के लिए हुआ है। तो और इसी रिखोला लोधी के नेतृत्व में महपति शाह ने तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए इसे भेजा था, जिससे कि इन्होंने जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको, महपति शाह का जो सेना नायक था वो कौन था, तो रिखोला लोधी। ठीक है, आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीपति शाह शासक बना। ठीक है, पृथ्वीपति शाह एक्चुअली महिपति शाह का पुत्र है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह शासक बनता है महिपति शाह की मृत्यु के बाद। ठीक है, शासक बना, लेकिन ये क्या था, ये अल्पवयस्क था, यानी कि छोटा था, आयु में कम था। इस कारण इसकी जो महिपति शाह की जो पत्नी थी
कर्णावती। अब कर्णावती का नाम बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि गढ़वाल शासकों में एकमात्र ऐसी रानी थी जिन्होंने राजकाज भी देखा था। तो महिपति शाह की संरक्षिका बनी थी। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता कि कर्णावती किसकी पत्नी थी, तो भाई महिपति शाह की पत्नी थी। उसके बाद कर्णावती किसकी संरक्षिका बनी, तो आप कहेंगे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी। लगभग 1635 से 1646 ईस्वी तक इसकी संरक्षिका के रूप में रही है। ठीक है। और इन्हें जो एक कर्णावती है, इन्हें नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है कि 1640 ईस्वी में मुगल मनसबदार नवाजत खान ने देहरादून पर आक्रमण किया। ठीक है। मनसबदार हुआ करते थे जो कि भूमि क्या करते थे, मनसबदार आपका भू राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है। तो भू राजस्व अगर ढंग से नहीं मिल रहा होगा तो जो मुगल मनसबदार था नवाजत खां, उसने देहरादून पर क्या कर लिया, आक्रमण किया। परंतु रानी कर्णावती के सैनिकों ने मुगल सैनिकों के नाक कान काट कर भगा दिया था। तो नाक कटी रानी इसलिए, इसी कर्णावती के ही आदेश पर मुगल सैनिकों के क्या काट दिए थे, नाक और कान काट दिए थे। ठीक है। तो इसी कारण रानी को नाक कटी रानी भी, नकटी रानी या नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आप रानी कर्णावती को जाना जाए। कर्णावती नाम से भी पता लग रहा है, कर्णावती कर्ण यानी कि कानों को काटने वाली, नाकों को काटने वाली। सिंपल सा ऐसे हम याद रख लेंगे। और किसकी पत्नी थी, महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वी शाह की संरक्षिका रही। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आप याद रख लेते हो तो यहाँ पर से प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर कैनाल का निर्माण भी रानी कर्णावती द्वारा ही कराया गया था। तो जो राजपुर कैनाल है, राजपुर जो कैनाल यानी कि जिसको नहर कहते हैं, राजपुर कैनाल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो वो रानी कर्णावती के द्वारा कराया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद पृथ्वीपति शाह के समय ही मुगल शहजादा सुलेमान सिकुह ने गढ़वाल क्षेत्र पर में शरण ली थी। सुलेमान सिकुह, दारा सिकुह का पुत्र था ये। ठीक है ना। और उस समय ये कह सकते हैं हम कि औरंगजेब युद्ध लड़ रहा था, तो उसने अपने भाइयों को भगा दिया था, हरा करके भगा दिया था। तो उसी का पुत्र दारा सिकोह का पुत्र औरंगजेब का भाई सुलेमान सिकोह कहाँ आ गया था, गढ़वाल क्षेत्र में उसने शरण ली थी। किसके समय में, पृथ्वीपति शाह के शरण के शासनकाल में, जो कि कर्णावती का भी पुत्र कहा जा सकता है। ठीक है। इसके पश्चात फतेह शाह शासक बना। पृथ्वीपति शाह के बाद कौन बना, फतेह शाह दोस्तों। ठीक है। उसके दरबार में कवि मतीराम, रत्न कवि भूषण इत्यादि थे। तो जो फतेह शाह थे उनके जो दरबारी थे वो कौन थे, मतीराम और भूषण, ये इनके दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इसी के समय में जो ये फतेह शाह हैं, गुरु राम राय देहरादून आए। ठीक है। और इसी गुरु राम ने, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला था, आपका जो खुड़बुड़ा वाला क्षेत्र है। ठीक है। और वहीं उसी का नाम, डेरा डालने से वहां का नाम क्या हो गया, डेरा दून हो गया, और जो कि कालांतर में देहरादून के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देहरादून का नाम गुरु राम राय के 1699 में गुरु राम राय देहरादून आए थे। उन्हीं कई विद्वानों का मानना है कि इसीलिए देहरादून वहां का नाम पर देहरादून से देहरादून हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो गुरु राम राय किसके शासनकाल में उत्तराखंड आए थे, तो आप कहेंगे फतेह शाह के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके पश्चात प्रदीप शाह शासक बना। इसके समय 1742 ईस्वी में रोहिला सरदार रहमत खान ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। अतः कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी ने ललित शाह से कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर कब्जा करने का अनुरोध किया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा कि जो प्रदीप शाह था वो 1742 ईस्वी में, इसके समय पर तो कुमाऊं पर युद्ध किया गया, रोहिलाओं का युद्ध हुआ, जो कि रहमत खां था रोहिला सरदार, उसने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया। लेकिन प्रदीप शाह के खत्म हो जाने यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, कुमाऊं में थोड़ा से अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। वहां पर के जो राजा थे उस समय वो थे दीपचंद। ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, अभी अगली वीडियोस में भी आपके सामने आएगा। तो कुमाऊं के राजा दीपचंद थे, और इन्होंने जिन्हें ये कह सकते हैं कि भावर क्षेत्र में एक मोहन चंद को इन्होंने वहां का
ये कैसे मनसबदार कह सकते हैं, या फिर उस क्षेत्र को देख रेख के लिए मोहनचंद को दिया था। तो मोहनचंद ने क्या कर दिया था, दीपचंद को और उनके पुत्र को मार करके कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। तो वह उसी समय उनके जो सेना, दीपचंद के जो सेना नायक थे, वो थे हर्षदेव जोशी जी। हर्षदेव जोशी जी ने, कि कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों इस चीज को आप क्लियर रखिएगा कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की जो ये खून भरी शासन को खत्म करने के लिए गढ़वाल के शासक ललित शाह से क्या मांगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये कहा कि गढ़वाल शासक आप यहाँ पर शासन करिए। ठीक है, और ताकि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में क्या हो सके, एक मतलब भाईचारा बढ़ सके, और आप यहाँ पर मोहनचंद के शासन, खूनी शासन से कुमाऊं को मुक्त कराइए। ठीक है, तो क्या होता है कि ललित शाह आक्रमण करते हैं 1779 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है बगवाली पोखर, बगवाली पोखर का युद्ध। तो मतलब कुमाऊनियों और गढ़वालियों के बीच एक प्रमुख वो था, युद्ध था जिसका नाम था बगवाली पोखर। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें कि कुमाऊं वालों की हार हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ललित शाह थे, इन्होंने अपने पुत्र को, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रद्युमन शाह को कहाँ का राजा बना दिया, कुमाऊं का राजा बना दिया था। कुमाऊं का राजा बना दिया गया प्रद्युमन शाह को। ठीक है, तो प्रश्न यहां पर से बन जाता है कि कौन से युद्ध के बाद गढ़वाल का कुमाऊं पर क्या हो गया था, वर्चस्व हो गया था। तो आप कहेंगे बगवाली पोखर के युद्ध। बगवाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बगवाली। और बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहनचंद के बीच में और ललित शाह के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद राजा किसे बनाया गया कुमाऊं का, प्रद्युमन शाह को। तो प्रद्युमन शाह कहाँ का, कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक भी है। तो वह गढ़वाली या वह पंवार शासक कौन था, या वह गढ़वाल का वह शासक कौन था जिसने कुमाऊं में भी शासन किया, तो आप कहेंगे प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये चीज आप देख लीजिएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों आप लोगों के सामने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1780 ईस्वी में, यानी कि एक साल बाद ही, ठीक है, ललित शाह की क्या हो जाती है, ललित शाह की मृत्यु के पश्चात जयकृत शाह, जो कि प्रद्युमन शाह का सौतेला भाई होता है, गढ़वाल का शासक बना। किंतु 1786 ईस्वी में उसे दरबारी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर तब तक बहुत सारे गुट बन चुके थे, नेगी गुट, खंडूड़ी गुट, डोभाल गुट, और उन गुटों का सामना करना का शिकार हो गया, और उसके क्या कर लिया गया, पदच्युत कर दिया गया। ठीक है, और उसी समय तत्पश्चात प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल का शासन संभाल लिया। तो प्रद्युमन शाह 6 साल बाद कहाँ आ जाते हैं, गढ़वाल आ जाते हैं, और यहाँ का शासन संभालते हैं। और तभी क्या हो जाता है, कुमाऊं क्षेत्र पर इसके जाते ही मोहनचंद ने पुनः क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो मोहनचंद का जो खूनी शासन है वो फिर वहां पर शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1790 ईस्वी में तो आपने ये देखा कि प्रद्युमन शाह को आपने देख लिया। उसके बाद 1790 ईस्वी में हर्षदेव जोशी के का निमंत्रण अब गोरखाओं को जाता है, क्योंकि प्रद्युमन शाह अब कहाँ आ गए हैं, गढ़वाल में आ चुके हैं। तो हर्षदेव जोशी अब क्या करते हैं, गोरखा नरेश खान बहादुर, सॉरी खान बहादुर नहीं, बहादुर शाह है इनका नाम। ठीक है, बहादुर शाह को आमंत्रित करते हैं, और कुमाऊं पर आक्रमण करके वहां पर शासन करने के लिए, स्थापित करने के लिए कहते हैं। तो युद्ध होता है, गोरखाओं का युद्ध होता है हर्षदेव जोशी की चाल के द्वारा, और अल्मोड़ा पर क्या हो जाता है, गोरखाओं का नियंत्रण हो जाता है। और धीरे धीरे कहानी कहाँ के लिए बन रही है, कि गोरखाओं का उत्तराखंड पर शासन। तो इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो अभी आप इतना देख लीजिए कि गोरखाओं का जो गोरखाओं ने जो आक्रमण किया था कुमाऊं क्षेत्रफल, तो उस समय गढ़वाल का शासक कौन था, तो आप कहेंगे प्रद्युमन शाह था। ठीक है, क्योंकि प्रद्युमन शाह प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं में इसने शासन किया हुआ है। ठीक है ना। और हर्षदेव जोशी, जिसे कि क्या कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, इन्होंने ही क्या किया था, गोरखाओं को निमंत्रण दिया था, जिस प्रकार से गढ़वालियों को इन्होंने निमंत्रण दिया था। क्योंकि मोहनचंद्र ने बहुत ही गंदा शासन कुमाऊं में फैला रखा था, जिसमें कि बहुत ज्यादा अराजकता, बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा था दिन प्रतिदिन।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1803 में अब हर्षदेव जोशी और गोरखा दोस्त हो चुके हैं, तो इन्होंने शासन करने की इनकी ये इच्छा जागी और इन्होंने गोरखाओं को क्या किया कि गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भी प्रेरित किया। तो कहा जाता है कि 1803 में गोरखा सेना ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया। वो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा सेना ने राजा प्रद्युमन शाह को पराजित कर गढ़वाल क्षेत्र को भी गोरखा शासन स्थापित कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये खुड़बुड़ा का युद्ध है, खुड़बुड़ा का जो ये युद्ध है, ये कब लड़ा गया, तो ये 14 मई 1804 को लड़ा गया। इसको आप क्लियर रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और किस किस के बीच में लड़ा गया ये, अमर सिंह थापा वो हस्ती दल जो कि गोरखा सेना नायक थे, और गढ़वाल का शासक कौन था उस समय, प्रद्युमन शाह था। और ये खुड़बुड़ा आपका देहरादून में है दोस्तों। तो खुड़बुड़ा देहरादून का जो खुड़बुड़ा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1804 में गोरखाओं और गढ़वाल की सेना यानी कि पंवार सेना के बीच में हुआ था, और इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम 1804 तक पहुंच गए हैं। 888 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक का हमने सफर तय कर लिया है दोस्तों, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 अब मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि पंवार राजवंश 1950 ईस्वी तक हमारे इतिहास में के पन्नों पे अंकित है। तो उसकी दूसरी वीडियो हम दूसरे प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी शासन को देखेंगे, गोरखाओं को देखेंगे, और साथ ही साथ कुमाऊं के चंद वंश पर भी हम अगली वीडियोज में चर्चा करेंगे। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं दोस्तों। आप इसी तरीके से वीडियोज को पसंद करते जाइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।